नमस्कार। अधिकारी जीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस का जो दृष्टि का टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व करेंगे। टेस्ट का भाग नंबर 1 है ये, 1 नंबर का टेस्ट है ये। इसमें करंट अफेयर्स के साथ हमारा ट्रेडिशनल भाग भी है, ट्रेडिशनल भी दिया हुआ है। तो याद रखेंगे कि जो ट्रेडिशनल है वो तो आने वाले वर्षों के लिए लाभदायक होगा, मगर जो करंट अफेयर्स है वो फिलहाल 1 से 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। कुछ ही क्वेश्चन 1 से 2 साल तक पूछे जाते हैं, अन्यथा 6 महीने के पहले के सारे करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के बारे में है। तो इलाहाबाद की संधि के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका पहला है कि इलाहाबाद और कड़ा को शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। तो अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद और कड़ा को शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया, पहला है। दूसरा है शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने का सहमति व्यक्त किया। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसका पहला तो ठीक है, पहला सही है कि इलाहाबाद और कड़ा को शाह आलम द्वितीय को सौंपने का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने निर्णय लिया। दूसरा है कि शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी कर दिया। ये गलत है। क्यों गलत है? कि शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपये वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान के लिए सहमति व्यक्त की थी, न कि युद्ध खर्च के लिए। तो युद्ध खर्च के लिए नहीं था वो, तो इसलिए वो गलत है। तो इसमें केवल एक सही होगा, केवल एक सही है। तो ए सही है इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियम के वर्ष के संबंध में कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं कौन सा है। तो इसमें पहला दिया है कारखाना अधिनियम, दूसरा है शारदा अधिनियम, तीसरा है दहेज निषेध अधिनियम और चौथा है विशेष विवाह अधिनियम। तो इसमें दिया हुआ है, तो इसको बताना है कि कौन पहले आया था कौन उसके बाद में आया था। क्रोनोलॉजी बतानी है इसकी क्रोनोलॉजी बतानी है, कौन कैसे आया था। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो कारखाना अधिनियम सभी को पता है कि कारखाना अधिनियम आया था 1947 में, शारदा एक्ट आया था 1929 में और दहेज अधिनियम आया था 1961 में, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। तो इसमें हो जाएगा 2। सबसे पहले शारदा नियम आया था, फिर 1, फिर 4, फिर 3। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर सही है इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था। तो बिहार में किसने दबाया था? तो बताना है विलियम टेलर, सर कॉलिन कैंपबेल, जनरल ह्यू रोज, जॉन निकोलस। तो बताना है किसने दबाया था। तो ये डी है, विलियम टेलर ने दबाया था, विलियम टेलर है बिहार में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो नंबर 4 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दिया हुआ है कुछ घटनाएं दी हुई हैं और इनसे संबंधित वायसराय कौन थे उनके बारे में बताना है। तो जैसे नीचे दिया हुआ देखिए, इल्वर्ट बिल दिया हुआ है, यहाँ वायसराय दिया लॉर्ड बेबल और बेबल दिया है चैम्सफोर्ड, रीडिंग, रिपन। तो कौन किसके समय था तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें था लॉर्ड इल्वर्ट बिल के समय में कौन था वायसराय, याद करके बताइए। इल्वर्ट बिल के समय जो वायसराय था वो लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन। और काकोरी षड्यंत्र के समय जब था 1925 के आसपास कौन था वायसराय? लॉर्ड रीडिंग था उस समय, लॉर्ड रीडिंग था। लखनऊ पैक्ट के समय में पे था लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, चैम्सफोर्ड था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के समय था जो बेबल योजना उसी के आसपास आई थी,
लॉर्ड वेबल था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, मिलान करते हैं कौन सा है। तो ए का चौथा हो गया रिपन, बी का तीसरा हो गया और सी का दूसरा हो गया, डी का पहला। ए वाला सही है इसका, ए है, जिसे इसको मिलान कर लेते हैं। देखिए, तो लॉर्ड रिपन हो गया, लॉर्ड रिपन चौथा है तो 4 हो गया यहाँ पे। रीडिंग जो है तीसरा है तो 3 हो गया, और चेम्सफोर्ड जो है दूसरा है तो 2 हो गया, लास्ट में 1 हो गया। तो ए वाला सही है इसका, तो आंसर ए सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था कौन पूछ रहा है। ये वाइकोम सत्याग्रह आपको पता होगा, त्रावणकोर में जो रियासत थी वहाँ पे हुआ था ये। ऊंची और नीची जातियों के बीच में जो तनाव था और जो शोषणकारी जो नीतियाँ थी उच्च जातियों की, कि मंदिर में घुसने ना देना, मंदिर के आसपास वाले रोड के पे उनको जाने ना देना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भेदभाव होता था और उनका शोषण भी होता था बहुत ज़्यादा। तो उससे उसको दूर करने के लिए शोषण को वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था 1924 के आसपास। तो 1924 में वाइकोम सत्याग्रह चला था, 1924 में। तो इनसे संबंधित थे के किलप्पन, सी सही है इसका। पिल्लई नहीं थे, मसरू वाला नहीं थे और ये भी नहीं थे। के किलप्पन को केरल का गांधी कहा जाता है, केरल का गांधी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं ये। तो ये हो गया, तो इसका सी वाला सही है। और वाइकोम सत्याग्रह में जो था उसमें जो एक एझावा और पुलावा जो जैसी निम्न जातियों को दूषित माना जाता था वहाँ पे, समझ लीजिए, दूषित माना जाता था उनको। उच्च जाति उनको बहुत दूर रखती थी और बहुत नियम कानून इनके पे लागू होते थे। तो इन्हीं सबों को दूर करने के लिए ये सत्याग्रह चलाया गया था कि इनके साथ कुछ न्याय हो सके। तो 5वां हो गया ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मछलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो हाँ, नियंत्रित करने का प्रयास किया, ये बात सही है। दूसरा है क्यों किया, तो कारण बता रहा है कि यह 17वीं शताब्दी के पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो ये गलत है, क्योंकि मछलीपट्टनम जो है पूर्वी तट पे, आंध्र प्रदेश के तट पे ये बंदरगाह था। तो दूसरा गलत है, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा। ए सत्य है, आर गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में नहीं हुई थी। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1900 के आसपास से लेकर 1905 या 6 तक था। तो उसके बीच की घटनाएं कौन कौन सी, तो बंगाल विभाजन तो कर्जन ने किया था, सभी जानते थे, ठीक है। भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन किया गया था, ये भी ठीक है। अकाल आयोग का गठन किया गया था, ये भी ठीक है। हंटर आयोग का गठन नहीं किया गया था। हंटर आयोग 1882 में इसका गठन हुआ था, मगर वो 1900 के आसपास से, एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग 1898 से 1906 के आसपास था ये, 1906 के आसपास शायद कर्जन था। तो ये गलत हो गया, डी वाला। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हंटर आयोग इनके समय नहीं था, शिक्षा के लिए था हंटर आयोग, याद रखिएगा, शिक्षा के लिए था हंटर आयोग। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्न कथनों पे कौन से सही है। तो सही बताना है कि उनके बारे में क्या सही है। तो उन्होंने 1931 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की, तो ये ठीक है, इन्होंने की थी। उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था। तो स्वराज पार्टी जो बनी थी CR दास और मोतीलाल नेहरू वाले जो पार्टी थी, जो 1922 में बनी थी, 1922 या 23 में बनी थी। तो 1922 में बनी थी इसको, मगर इसका जो संचालन हुआ था 23 में शुरू हो गया था। तो 1922 में स्थापना का प्रोसेस चालू हो गया था। तो जब हमारा ये हमारा सहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद बंद कर दिया था, तो उससे निराश होकर ये पार्टी बनी थी, स्वराज पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर ही थी, बाहर नहीं थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय के साथ मिलकर इसका गठन किया था। तो इसमें दोनों सही है, तो इसका सी सही है। 8वें का 9वें पे चलते हैं। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है। तो शुरुआत से पहले श्रमिक नेता नारायण मेघाजी लोखंडे, लाला लाजपत राय, BP वाडिया, सोराबजी सापूरजी बंगाली। तो इसमें जो नारायण मेघाजी लोखंडे थे, इनको माना जाता है। तो ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं बताना हमको, तो याद रखिए सही नहीं है। तो पहला है, इसने निश्चित किराए या अभिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। ये ठीक है। इस वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया। तो ये भी ठीक है। इस व्यवस्था में के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था, तो सीधे किसान से नहीं वसूला जाता था इसमें। तो ये गलत है, सी वाला इसका गलत है, क्योंकि वो रजतवाड़ी व्यवस्था में सीधे रजतों से वसूला जाता था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में ये प्रचलित था। तो ये भी ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है 10वें का। अब 11वें पे चलते हैं। अखिल भारतीय मजदूर संघ कॉन्फ्रेंस AITUC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि लाला लाजपत राय जो थे AITUC के पहले महासचिव के तौर पर चुना गया था। तो ये महासचिव नहीं थे, पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो पहला इसका गलत हो गया, अध्यक्ष थे, महासचिव नहीं थे। कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो ये ठीक है। तो इसका बी सही आंसर है 11वें का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताना है, क्रोनोलॉजी बतानी है इसकी, कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो कौन कब आया था, किसको बताना है। तो देखिए, तो पहला क्या है, हंटर शिक्षा आयोग। तो हंटर शिक्षा तो बताया आपको 1882 में आया था। अब चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? तो यह आया था 1854 में, शायद आया था 1854 ईस्वी में। ली आयोग जो था वो 1924 में आया था और ये शायद सिविल सर्विस के लिए था, सिविल सेवा की नस्लीय संरचना की जांच करने के लिए था। अरायलो आयोग जो था 1902 में आया था, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं की जांच करने के लिए। तो सबसे पहले दूसरा, फिर से पहला, फिर से चौथा, फिर तीसरा। तो बी वाला सही है इसका आंसर। तो याद रखिएगा, डेट भी लिख दिया सामने, तो इसे क्रोनोलॉजी लगाता है ये। अब पावना विद्रोह के बारे में पूछ रहा है कि पावना विद्रोह कब हुआ था, क्यों, किससे संबंधित है पूछ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन पावना विद्रोह संबंधित है। तो इसमें लिखा है, पहला जमींदारों की दमनकारी नीतियों से संबंधित है। पावना में कानून व्यवस्था का अभाव था। दलित वर्ग का आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे। तो पावना विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था, पूर्वी बंगाल में। तो इसमें जो था 1883 के आसपास हुआ था, 73 के 73 है ये आसपास हुआ था पावना विद्रोह, पूर्वी बंगाल में, जो आज का बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल में हुआ था। तो पहला सही है। तो जमींदारों की दमनकारी नीतियों के लिए हुआ था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी किसान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? 1907 में, 1915 में, 1918 में, 1921 में। तो यूपी किसान सभा का जो गठन हुआ था 1918 में किया गया था। तो सी इसका आंसर सही है। इसके गठन में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय लखनऊ में इसकी स्थापना में सभी लोग, तीनों लोग भागीदारी निभाए थे। तीनों लोग इसके अग्रणी थे 1918 में, लखनऊ में। ठीक है। अब चलते हैं, वारेन हेस्टिंग के बारे में कुछ पूछ रहा है। वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्यों से कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसके लिए गया था? तो 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो वारेन हेस्टिंग ने जो मदरसे की स्थापना 1781 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा 1781 में किया था। किस लिए, उद्देश्य क्या था उसका? तो भारत में प्राच्य शिक्षा की में रुचि को पुनर्जीवित करना। तो इसका इतना बढ़िया उद्देश्य लेकर नहीं आए थे वो लोग, तो पहला गलत है। कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, तो ये सही हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये भी गलत है। बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिक को मुस्लिम रीति रिवाजों और कानूनों में प्रशिक्षित करना, ये भी गलत है। तो इसका बी सही लग रहा है कि सही है, लग कह रहा है कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सांप्रदायिक पंचाट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो पहला है इसमें, यह लोथियन समिति की सिफारिश पर आधारित था। तो याद रखिएगा इसको कि लोथियन समिति की सिफारिश पर आधारित है, ये तो ठीक है, पहला सही है। याद रखिएगा लोथियन समिति किससे संबंधित थी? तो सांप्रदायिक पंचाट से संबंधित थी वो। इसको भारतीय फ्रेंचाइज समिति भी कहते थे। तो भारतीय फ्रेंचाइज समिति भी कहते थे इसको, भारतीय फ्रेंचाइज समिति। सभी प्रांतों में महिलाओं को 33% सीट का आरक्षित किया गया है। तो ये तो आज भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो केवल एक सही है, इसका ए सही है 16वें का। अब चलते हैं 17वें पे। 17वां क्वेश्चन है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो जब 1857 के विद्रोह हुआ था तो विद्वानों ने क्या क्या कहा था उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले है कि आउट्रम ने क्या कहा था। तो आउट्रम ने क्या कहा था? तो अंग्रेज को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र, ये ठीक है, ये कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहे थे कि अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार है, तो ये भी ठीक है। आर होम्स ने ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध कहा था, तो ये गलत है, इन्होंने ये नहीं कहा था। होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। और बेंजामिन डिजरायली ने कहा था कि राष्ट्रीय उत्थान था, तो ठीक है। तो इसका सी आंसर सुमेलित नहीं है, तो 18वें का सी। 19वें पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। तो हाँ, की गई थी। तो इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना था। तो ये दोनों कथन इसका सही है। 19वें का सी इसका सही आंसर होगा। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ये बात सही है। और इस समिति ने जो WC बनर्जी थे, दादा बनर्जी के कार्यों का अनुसरण किया, ठीक है। सी आंसर सही, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया था? तो विलय हो गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ नहीं हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के साथ नहीं हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी इसके साथ हो गया था। तो 20वें का जो है सी है, तो सी के साथ हुआ था, इसके साथ भी नहीं हुआ था। तो आंसर सी होगा 20वें का, भारतीय राष्ट्रीय संघ से हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन लागू हुआ, सूरत का विभाजन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित, दादा बनर्जी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज होगा। तो इसको आपको याद नहीं है तब भी हम इसको लगा सकते हैं कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार सबसे पहले होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की, उसके बाद ही विरुद्ध बहिष्कार चालू हो गया था। तो बंगाल विभाजन का बहिष्कार लगभग अगस्त 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन लागू हुआ था अक्टूबर 1905 में, और सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। दादा बनर्जी ने कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज रखा था 1906 में। तो सबसे पहले हो जाएगा 2-3-1-4-2, 3-1-4-2, बी आंसर सही है इसका, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो प्रार्थना समाज जो पांडुरंग थे, आत्मारंग पांडुरंग, उन्होंने शुरू किया था। और ये धार्मिक जो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए चलाया गया था, उसमें भीतर सुधार लाना था हिंदू धर्म के अंदर। 1867 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1867 में महाराष्ट्र के आसपास। पुनर्जागरण का काल भी कहते हैं इसको। तो इन्होंने कौन सा समाज, इसको प्रार्थना समाज ने जो सुधार था, सामाजिक सुधार करना था, जो भी जागरूकता फैलानी थी, उसके लिए इन्होंने बंगदूत, दिग्दर्शन, सुबोध पत्रिका, बंग दर्शन, तो इन तीनों का नहीं किया था, इसका नहीं किया था। इन्होंने किया था सुबोध पत्रिका का प्रकाशन किया था, ताकि इसे प्रचार प्रसार हो सके। बंगदूत तो राजा राम मोहन राय द्वारा चालू किया गया था। बंग दर्शन की शुरुआत बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। दिग्दर्शन के बारे में हमको नहीं पता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये ठीक है।
तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 22वें का सी हो जाएगा। अब 23वें पे चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन टीपू सुल्तान के बारे में कह रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ थे। तो मैसूर राज्य का नया राजा तो बनेगा, तो कृष्णराय तृतीय को सौंप दिया गया, जिसकी सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, ठीक है। विलियम बेंटिंग ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिए थे, ये भी ठीक है। लॉर्ड रिपन ने 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया, तो ये भी ठीक है। 23वें का ठीक है, तो तीनों सही है, इसका डी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल के बारे में बताना है। इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है। तो इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामले में मुकदमा चलाएंगे, ठीक है। तो इसने प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय जो मजिस्ट्रेट थे वो यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलाएंगे, ये ठीक था। इसने भारतीयों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मामले दायर करने की अनुमति दी, तो ये नहीं है। इसने भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों को यूरोपीय लोगों को जेल की सजा देने के लिए अधिकृत किया, तो ये भी ठीक नहीं है। और भैया भारतीय राष्ट्रवादी के समर्थन में लिटन के नेतृत्व में एक आंदोलन था, तो ये भी गलत है। तो इसका ए सही है 24वें का। इसमें क्या था कि इसमें ये प्रावधान था कि जो भारतीय जज हैं वो भी यूरोपीय लोगों के आपराधिक मामले का मुकदमा सुन सकते हैं, मगर इसी का विरोध कर रहे थे सब लोग कि ऐसा नहीं, यूरोप के लोगों का जो मुकदमा यूरोप के लोग ही सुने। इस वजह से ये इसको नहीं माने यूरोपीय लोग, इसका बहुत प्रदर्शन हुआ, तो ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संधियाँ हैं और संबंधित देश हैं। पेरिस संधि, गंडक की संधि, संगरौली की संधि और यादाबू की संधि, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता है। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पेरिस संधि जो हुई थी, संबंधित देश कौन से थे। पेरिस संधि में संबंधित देश थे अमेरिका था, ये तो बात ठीक है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटिश प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया गया था इस पर, जिसमें अमेरिका की क्रांति का युद्ध जो है समाप्त हो गया था। ये अमेरिका क्रांति से संबंधित है। ठीक है। गंडक की संधि जो थी, जो गंडक की संधि थी उसमें गंडमक की संधि थी, गंडमक, ये अफगानिस्तान के साथ थी, तो ये ठीक है। इंडो अफगानिस्तान वार में जो 1879 में हुआ था उसमें संधि की गई थी। संगरौली की संधि जो है नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की गई थी, तो नेपाल से संबंधित है, बर्मा से नहीं, तो गलत है। यादाबू की संधि किससे संबंधित है, बर्मा से संबंधित है यादाबू की संधि, तो ये भी गलत है, ये बर्मा से था। और जो ये संधि थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच थी, तो नेपाल था, उलट पुलट हो गया है, तो ठीक है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर होगा, तो ए इसका भी सही आंसर है 25वें का। अब चलते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन पे। इसमें भी वो करना है, क्रोनोलॉजी बतानी है, मैच कराना है, सुमेलित करना है कि कौन सा किसे सुमेलित है। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था इसके बारे में बताइए। और फिर उसके बाद पोलीगर विद्रोह कब हुआ था, मोमारिस विद्रोह कब हुआ था, पाइक विद्रोह कब हुआ था। तो जो जानते हैं उसके बारे में बताइए। अहोम को सभी लोग जानते हैं कि 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह, तो 1828, तो ए का चौथा हो गया। तो ए का चौथा सिर्फ एक ही में है, वो है बी। तो अहोम के बारे में आपको पता है, तो आंसर खत्म। फिर आगे भी मिला लेते हैं। जो बी है, पोलीगर्स विद्रोह कब हुआ था। जो पोलीगर्स विद्रोह हुआ था वो दक्षिण भारत का अंग्रेजों के प्रति एक कड़ा विरोध था, तो ये 1795 में हुआ था, तो बी का तीसरा हो जाएगा, 1795 तीसरा हो गया। मोमारिस विद्रोह कब हुआ था। तो मोमारिस विद्रोह हुआ था 1769 में, अहोम राजा और मोमारिस के बीच झगड़े के बीच हुआ था ये, तो ये 1769 कितना 2 नंबर का हो गया, ठीक है। और ये हो गया 1 नंबर का 1817 में। पाइका विद्रोह जो हुआ था वो उड़ीसा में पाइक जनजाति है उनके साथ हुआ था। बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके जो अग्रणी नेता थे। तो 4-3-2-1, तो 4-3-2-1 बी वाला सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्ष संबंधित नेता कौन नहीं थे। तो खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्ष जुड़े नेता कौन से नहीं थे। तो मोहम्मद अली थे ही,
मोहम्मद अली थे भाई पहले थे, हसरत मोहानी भी थे, मौलाना शौकत अली भी थे, मोहम्मद इकबाल ये नहीं थे। मोहम्मद इकबाल एक कवि और दार्शनिक थे जिन्होंने खुद खुद ही दर्शन को बढ़ावा दिया था, खुद ही के दर्शन को बढ़ावा दिया था, तो ये नहीं थे इसमें। तो डी आंसर सही है, यही सुमेलित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया? तो किस संधि ने सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध को वो किया? तो ये है बटगांव की संधि, सूरत की संधि, बेसिन की संधि, पूना की संधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था, पहले पेशवा बनने के लिए उनकी मदद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि 1775 में हस्ताक्षर की गई थी। तो इसमें जो बेसिन की संधि थी उसने सेकेंड जो इंडो मराठा युद्ध है उसका मार्ग प्रशस्त किया। तो इसका आंसर बेसिन की संधि होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति को लागू किया? अब ये प्राउड रिजर्व क्या है इसके बारे में समझिए। तो किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने, जॉन लॉरेंस ने, डुप्लेक्स ने, वॉरेन हेस्टिंग ने। तो ये किया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने 1876 में भारत के वायसराय बने था। उसने प्राउड रिजर्व की नीति शुरू की जिसका उद्देश्य था वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना और प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने उन पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जो बफर राज्य स्थापित करना या चयनित क्षेत्र से कब्जा करने का प्रयास किया था। तो ये किस लिए ये प्राउड रिजर्व जो था ये बफर स्टेट से संबंधित था, याद रखिएगा। ये वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करता था। तो लॉर्ड लिटन इसके हैं, तो पहला सही है इसका, 29वें का पहला। बफर स्टेट से संबंधित था, बफर स्टेट से संबंधित था। और सीमा निर्धारण से, सीमा निर्धारण, ठीक। 30वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कथन और कारक वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। में है, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो ये बात सही है। कारण क्या था इसका? इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये भी ठीक है। तो इसमें और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका बी सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो बी सही है इसका आंसर। तो 30वें का हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। बताइए कौन कहा था? कांग्रेस ने कहा था कि मुस्लिम लीग ने कहा था, सर्वदलीय सम्मेलन ने, कि स्वराज पार्टी ने? किसने कहा था? तो ये स्वराज पार्टी ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। इसने ही सर्वप्रथम कहा था कि संविधान सभा का मतलब बनाना चाहिए जो हमारे लिए संविधान का निर्माण करे। तो 1934 में स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये अवधारणा प्रस्तुत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऊपर वाले का जो था क्वेश्चन इसका डी आंसर था, स्वराज पार्टी। 32 नंबर क्वेश्चन है, बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था फॉरवर्ड ब्लॉक का, किसान सभा का, अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस का। किसका था ये? 32 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो इसमें किसान सभा और फॉरवर्ड ब्लॉक दोनों शामिल थे। तो इसका ए आंसर सही है, इन्होंने बुलाया था ऐसी सभा। अगले क्वेश्चन, तो 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है संपादक और समाचार पत्र पत्रिका के बारे में दिया हुआ है और कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखते हैं।
तो हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष, बंग दर्शन दयाल सिंह मजीठिया, भारतीय समाज शास्त्री श्यामजी वर्मा और परिदर्शक विपिन चंद्र। तो पहला तो सही है, हमने जो वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था, तो हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र बोस का है, ये ठीक है। ये बंग दर्शन अभी कुछ देर पहले ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने बताया था कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी का था, बंकिम चंद्र चटर्जी का था। तो दूसरा तो गलत हो गया। भारतीय समाजशास्त्री इस श्यामजी कृष्ण वर्मा का था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। विदेश में से क्रांतिकारी आंदोलन या किसी भी आंदोलन को सपोर्ट करने में श्यामजी कृष्ण वर्मा का बहुत बड़ा हाथ था। और परिदर्शक जो बिपिन चंद्रा का था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन और कारण वाला है। गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। याद रखिए इसमें हिंसा दिवस लिखा हुआ है, तो ये हिंसा दिवस मनाने का आह्वान किया। इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस शक्ति को मजबूत किया। तो पुलिस शक्ति को तो इसने मजबूत किया, तो ये तो बात ठीक है। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, तो ये तो ठीक है। दूसरा भी सही है, तो इसका व्याख्या भी कर रहा है दूसरा, तो इसका बी आंसर सही है। तो 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोधी दिवस मतलब अहिंसा का विरोधी हिंसा होता है, तो उसी का दिवस बनाने का मतलब हिंसा विरोधी दिवस के रूप में इसको, इंग्लिश में भी वायलेशन लिखा है, तो इसको मनाने का बात किया था, तो ठीक है, इसका बी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? कौन था ये बताना है। तो भगत सिंह थे, ये तो ठीक है। जोगेंद्र चंद्र चटर्जी थे कि नहीं थे? कौन? संस्थापक सदस्य पूछा है, सदस्य नहीं पूछा, संस्थापक सदस्य पूछा है ये। तो भगत सिंह थे। जोगेश चंद्र चटर्जी ये भी थे। अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, तो इसमें दो तो ठीक हैं, एक और दो, तो इसका ए सही है। ये अजय घोष और फणींद्र घोष ये नहीं थे, तो ए इसका सही है। क्योंकि जो बिहार के क्रांतिकारी थे ये फणींद्र घोष, जो सितंबर 1928 में हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में शामिल हुए थे, इसमें वो संस्थापक सदस्य नहीं थे, तो इसमें ए सही है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित में विचार करना है। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बताना है, तो ये तो ठीक है। इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके अनुयायियों ने कांग्रेस के भीतर ही नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये तो बात ठीक थी, सही है। तो बोस ने ये पार्टी बनाई थी, और इसके निर्माण परिणाम से सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के कांग्रेस के भी कोई पद धारण करने प्रतिबंध कर दिया था, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, सी था। अगले क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही नहीं है? सही है सही पूछा है, सही बताना है हमको। कौन सा सही नहीं? सही है, सही नहीं पूछा है, सही है पूछा है। तो साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे, तो ये तो ठीक है। ये ठीक नहीं, साइमन कमीशन पे नहीं था, ये 1935 के अधिनियम पे था, तो पहला गलत है, 1935 के अधिनियम पे था ये। दूसरा, यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार बता दी था, तो हाँ, तो इतना पहले चुनाव हुआ तो सीमित वयस्क मताधिकार पे होगा, तो बी वाला तो ठीक है।
तीसरा, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि की। तो पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि नहीं की थी, तो ये गलत है। तो इसका आंसर बी होगा, बी ठीक है, क्योंकि पुष्टि नहीं की थी उसने। चलिए अगले पे चलते हैं। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था बताइए? राधाकांत देव ने किया था, एम.जी. रनाड़े ने किया था, सुरेंद्र बनर्जी ने, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, तो इसका सी आंसर सही है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को पूछता है और मिलान भी करवाता है। तो इसकी स्थापना जब हुई थी, तो जब 1918 की मोंटेग्यू रिपोर्ट आई थी, तो उस कारण से कांग्रेस में विभाजन हो गया था। गरम दल और नरम दल में मतभेद हुआ, तो उसमें गरम पंथियों ने इसका विरोध किया और नरम पंथियों ने इसका स्वागत किया। तो इसी वजह से थोड़ा सा मनमुटाव होने के कारण 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन उदारवादी नेताओं ने किया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल थे। अन्य नेताओं में से तेज बहादुर सप्रू थे, B.S. श्रीकृष्णन शास्त्री थे, ये लोग थे इसमें। तो सी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की थी? तो भारत महिला परिषद की स्थापना की थी सरला देवी चौधरानी ने की थी, रमाबाई रनाड़े ने की थी, कि पंडिता रमाबाई सरस्वती ने, कार्नेलिया सरबजी ने की थी? तो किसने की थी? तो ये रमाबाई रनाड़े ने की थी, तो बी आंसर सही है इसका। इसकी स्थापना 1904 में बम्बई में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के अंतर्गत लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद की स्थापना हुई थी। सरला देवी चौधरानी ने 1910 में भारत स्त्री मंडल की पहली बैठक बुलाई। इसे महिला द्वारा स्थापित पहला भारतीय महिला संगठन माना जाता है इसको। तो इसका आंसर बी होगा, रमाबाई रनाड़े ने 1904 में इसकी स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका बीतल विध्वंसक शुरुआत की थी? तो कौन था बीतल विध्वंसक शुरुआत करने वाले नेता? कौन थे? गोपाल बाबा बालंगर, B.R. अम्बेडकर, E.V. रामास्वामी नायरकर, बालशास्त्री जम्भेदकर। तो ये था, ये आंसर सही है इसका, गोपाल बाबा बालंकर, जिन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसमें मेन मुद्दा था जो जातिगत भेदभाव के कारण को उन्मूलन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। वितल विध्वंसक का मतलब जो था, वितल विध्वंसक का मतलब ये था कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नष्ट करना इसका मेन उद्देश्य था, और ये मासिक पत्रिका थी, और ये भी दलित थे, तो इस वजह से उनके शोषण के विरुद्ध इन्होंने ये पत्रिका जारी की थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सर सैयद अहमद खां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो वह 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, पहला। दूसरा ये है, उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरीदी प्रथा का समर्थन किया। तो ये दूसरा तो गलत है, पहला सही है इसका, तो केवल ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए होगा। उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया था, इसका विरोध किया था उन्होंने। तो सर सैयद अहमद खान ने जो पर्दा प्रथा, बहुविवाह, पीरी मुरीदी प्रथा का उन्होंने विरोध किया, तथा वो जो तलाक की जो प्रक्रिया थी उसको सरल बनाने की वकालत की। तो वो सुधारक के रूप में थे, बहुत समाज सुधारक थे वो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोई ने की थी, ये बात तो ठीक है। देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था, हाँ स्वागत किया था, दोनों ठीक है इसका, ये ठीक है। इसका विरोध जो किया था सर सैयद अहमद खान ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति समर्थन
छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसको प्रदान की गई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और मुकुंद दास किसको मिली थी? तो ये मिली थी नंदलाल बोस को मिली थी। तो बी आंसर सही है इसका, नंदलाल बोस को मिली थी। चित्रकला के क्षेत्र में इनको मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को अभिकथन कारण आर कहते हैं। तो कथन और कारक वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कारण दिया हुआ है या कथन दिया हुआ है। तो पहला है अभिकथन क्या है इसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किया गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना था। तो ठीक है, क्योंकि चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो दोनों तो सही है, ठीक है, मगर व्याख्या नहीं कर रहा है उसकी। जैसे अब लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में दिए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना था। तो ठीक है, क्योंकि अब कारण समझिए, चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ठीक कर सकते हैं, मगर व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए अलग थलग किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये ठीक है, व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है मगर व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है, हमको निकालना है सही कौन सा नहीं है। तो 45 नंबर का है, सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। तो डायरेक्ट एक स्टेटमेंट पूछ के इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो ये सही है। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। हाँ, वृद्धि की गई थी। अप्रैल 1906 में वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिकी युगांतर की शुरुआत की। तो ठीक है, युगांतर की शुरुआत इन्होंने की थी। और बारदौली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान के मालिकों द्वारा लागू की गई 3 कठिया प्रणाली का विरोध था। तो नहीं, ये गलत है, 3 कठिया नहीं था। बारदौली में कर बढ़ा था, जिसमें अकाल बढ़ा था, उसमें इन्होंने कर को कम नहीं किया। तो उन सब मामलों को लेके था ये। तो सरदार वल्लभ पटेल के नेतृत्व में ये बारदौली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था 1928 में, इसमें करों में जो वृद्धि की गई थी, अनुचित वृद्धि की गई थी, उसके खिलाफ बारदौली के किसानों ने जो संघर्ष किया उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था इसका, वल्लभ भाई पटेल ने। क्योंकि 1925 में गुजरात के बारदौली में बाढ़ और अकाल के से कारण उत्पादन में नकारात्मक गिरावट आ गई थी, तो इससे संबंधित था ये। तो ये गलत है, डी वाला। तो इसका आंसर डी होगा, ध्यान रखिए, डी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताए थे आपको कि विदेश में श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। तो इसकी श्यामजी वर्मा ऑप्शन दिया हुआ है, मदन लाल ढींगरा दिया हुआ है, मैडम भीकाजी कामा दिया हुआ है, एनी बेसेंट दिया हुआ है। तो इसमें श्यामजी जो कृष्ण वर्मा थे इन्होंने किया था। तो ए इंपॉर्टेंट है, ए सही है क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, गदर पार्टी के बारे में बताना है, जो 47 नंबर क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्वी क्षेत्र तक विस्तृत थी। तो वैंकूवर में नहीं था, सैन फ्रांसिस्को में था। तो पहला गलत हो गया। और ये जो है शाखाएं इसकी तटीय क्षेत्र और सुदूर क्षेत्र तक विस्तृत थी, ये बात ठीक है। तो पहला गलत है। गलत इस वजह से वैंकूवर में नहीं, सैन फ्रांसिस्को में था। इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना और 1914 की घटनाओं कामागाटा मारू
प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इन्हें अपने उद्देश्य के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये तो ठीक है, ये इसको प्रोत्साहित किया था, तो केवल बी सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था? इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो बरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन नहीं था इससे संबंधित? तो गुरबख्श सिंह जो ढिल्लो थे, इनसे कोई मतलब संबंध नहीं था इसका। तो इसका डी वाला सही हो गया, 48वें का डी, बाकी सबसे संबंधित थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। तो इसका देख लेते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें है वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायिक पालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया। तो ठीक है, क्योंकि मतभेद हो जा रहा था, बार बार काफ़ी ज़्यादा केस पेंडिंग हो जा रहे थे, दिक्कत हो रही थी, इस वजह से इन्होंने जो राजस्व प्रशासन को न्यायपालिकाओं के कार्यों से अलग कर दिया। तो ठीक है ये। वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु कंपनी ने चीन के साथ चाय का व्यापार बरकरार रखा। तो ये बी वाला सही है। चीन के साथ जो चाय का व्यापार था, इस पर एकाधिकार था कंपनी का। तीसरे नंबर का क्या है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बम्बई और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया। तो सी वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है। वर्ष 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि 1861 में नहीं किया गया था इसको 1853 के अधिनियम में ही कर दिया गया था अलग। तो डी वाला आंसर सही है इसका, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? तो तारक नाथ दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष। तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी आंसर होगा इसका, 50वें का बी होगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपने पत्र में क्या किए थे कि जो बंगाल के धार्मिक भावनाओं को प्रति असंवेदनशील होने के लिए एक कलकत्ता जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनकी आलोचना कर दी थी, इस वजह से इसको कारावास हो गया था। तो इसका डी बी वाला ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बुर्ज होम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। यह बुर्ज होम कहाँ पे है? तो बुर्ज होम आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो सी आंसर सही है इसका, जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, चारों वेदों में से सबसे लघु वेद कौन सा है? तो सबसे लघु वेद ऋग्वेद है कि अथर्ववेद है, यजुर्वेद, सामवेद है? तो सबसे लघु वेद सामवेद है, तो डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? किस पाषाण युग के लोगों को की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी, वो कौन थे? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे, बी है, इनकी चित्रकला में अधिक रुचि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? तो पूछ रहा है किसके बारे में जानकारी नहीं थी? तो शेर के बारे में जानकारी नहीं थी उनको, शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सिंह के बारे में, बिल्ली के बारे में जानकारी थी, ऊँट के बारे में थी, गधे के बारे में थी, सिंह के बारे में, सिंह के बारे में नहीं थी। तो डी आंसर सही होगा इसका, डी फॉर डॉग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, सबसे दक्षिणी दैमाबाद है, सबसे पश्चिमी स्थल सुरकोटदा है, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो सबसे उत्तरी स्थल मांडा JNK में, ठीक है। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे सबसे पश्चिमी स्थल जो है सुरकोटदा, सुतकांग सुतकांगने सुतकागेंडोर है, सुतकोटदा नहीं है, वो है सुतकांगेंडोर है, तो ये गलत है, सी वाला। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक। तो सी आंसर सही है इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? तो लोथल के संबंध में बताना कि ठीक नहीं है। तो यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन है, तो ठीक है। इसका उत्खनन प्रोफेसर AR राव ने किया था, तो ये भी ठीक है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो नहीं, ये गलत है। ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। यहाँ कोई नगर दुर्ग नहीं था, तो ये भी ठीक है। यहाँ कोई नगर दुर्ग नहीं था, यह कृत्रिम बंदरगाह था, कृत्रिम था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण कराया था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो अजातशत्रु ने करवाया था। तो आंसर अजातशत्रु होगा, बी वाला, अजातशत्रु बी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोलकप्पियम के संबंध में सही नहीं है? तो तोलकप्पियम जो है तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है ये। तो 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहला ठीक है, यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। इसकी रचना तोलकप्पियर ने की थी, इंग्लो अदिगल ने नहीं किया था, इलांगो अदिगल नहीं था, तोलकप्पियर था। तो पहला दूसरा गलत हो गया। यह तमिल व्याकरण की एक रचना है, तो बात ठीक है। यह संगम काल की राजनीति और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। इसकी रचना इलांगो अदिगल ने की थी, तो इलांगो अदिगल नहीं, तोलकप्पियर ने की थी इसकी रचना, तोलकप्पियार कहते थे उनको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्के का संबंध में सही नहीं है? तो गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें लिखा है कि चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था, ठीक है, रुपये कहा जाता था, सही बात है। सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था, ये भी ठीक है। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, तो ये ठीक नहीं है, सी इसका सही नहीं है। क्योंकि सबसे अधिक गुणवत्ता वाले जो सिक्के थे वो कुषाण शासकों ने किए थे, कनिष्क द्वारा जारी किए गए थे, तो ये ठीक है, सी वाला। गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी कर देते थे, ये भी ठीक है। तो 59वें का हो जाएगा, सी सही है। गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक किसे कहा जाता था? प्रमुख कमांडर, चीफ जस्टिस, पुलिस विभाग, युद्धोत्तर सुलहकर्ता। तो किसे कहा जाता था? ये तो चीफ जस्टिस को कहा जाता था, तो बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से नागानंद नाटक का लेखक कौन है? तो ये मैंने अपने बुक वाले जो अपनी का एक लेक्चर जो उन्होंने अपलोड किया है उसमें बताया था कि ये हर्षवर्धन का है, नागानंद हर्षवर्धन का है, तो सी आंसर सही है इसका। चंद्रगुप्त का नहीं है, समुद्रगुप्त का नहीं है, पुष्यभूति का नहीं है। पुष्यभूति वंश था, उसका उसी का शासक था जो हर्षवर्धन, तो उसी का ये बुक है नागानंद। ये इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इनकी बुक थी रत्नावली, प्रियदर्शिका, दो और बुकें थी, रत्नावली और प्रियदर्शिका। चलते हैं 62वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो वह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है, पहला ठीक है। दूसरा है कि वह शैव धर्म का अनुयायी था, तो शैव धर्म का नहीं, वो जैन धर्म का अनुयायी था।
तो दूसरा गलत हो गया, वो गलत ही पूछा था, दूसरा इसका आंसर है बी। तीसरा क्या, उसकी प्रसिद्ध कृति कन्नड़ भाषा में रचित कविराज मार्ग है। तो ये ठीक है, इसको इस बुक को भी पूछता है, याद रखिएगा। कविराज मार्ग किसकी रचना है? तो कन्नड़ भाषा में ये अमोघ वर्ष प्रथम की रचना है। उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण करवाया था। तो ये भी ठीक है, तो बी आंसर सही है। और इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है APPCS RO में। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो अब तक का सबसे बड़ा गुंबद वाला मंदिर है, ऊपर जो उसके रखा गया है, बहुत विशाल, बहुत भारी है, बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो किसने किया था इसकी रचना? तो विजयालय ने नहीं की थी, राजा प्रथम ने की थी। हाँ ठीक है, यही किया था। राजेंद्र प्रथम ने नहीं किया था और राजेंद्र द्वितीय ने भी नहीं किया था। तो 63वें का हो जाएगा बी, राजा प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। अगले, बृहदेश्वर मंदिर ये चोल राजवंशों ने बनवाया था, चोल राजाओं ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित होते थे, बताइए। जनजातीय गणतंत्र, लोकतंत्र स्वरूप, राजशाही सरकार, वृद्ध जन द्वारा शासन। तो वृद्ध जन, डी आंसर सही है कि वृद्ध जनों द्वारा शासन होता था ऋग्वैदिक आर्यों के समय। निम्नलिखित में से कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मृदभांड PGW संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला है, इस काल में लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो पहला सीख है, तो पहला ठीक है इसका। चित्रित भूरे मृदभांड स्थलें पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित था। तो ये गलत है, 65वें का ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, अगले, ये क्या आ गया? तो इस काल के जो पहला वाला ठीक था, दूसरा वाला जो ये पूर्वी यूपी बिहार और निकटवर्ती इलाकों में स्थित था, ये बता रहा है, ये सही नहीं है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में था ये। तो ये गलत है, बी वाला है, गलत है। सही नहीं पूछा तो बी ही सही नहीं है। इस युग के लोग लोहे के हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। तो क्या लोहे का इस्तेमाल करते थे? तो करते थे, ठीक है। इस काल में कई जनजातीय समूहों और राज्यों का उल्लेख है। तो ये भी ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऐतरेय में क्या था, छंदोग्य में क्या है, कठ और मुंडक में क्या है, उपनिषद और उनकी व्याख्या बतानी है, कौन किस में क्या है। तो ऐतरेय में जो है आत्मा और चेतना की उत्पत्ति की व्याख्या मिलती है। तो पहले का पहला ही हो गया, पहले का पहला, ठीक है। दूसरा छंदोग्य में क्या है? तो छंदोग्य में है कि मंत्रों का लय एवं जाप से संबंधित है। इसमें ऋषि घोड़ा अंगिरस के शिष्य के रूप में देव की पुत्र कृष्ण के बचपन का भी उल्लेख मिलता है। तो इसमें दूसरा इसका ठीक है। तीसरा कठ में क्या है, नचिकेता और यम की कथा, सत्यमेव जयते मंत्र का वर्णन। तो कठ उपनिषद में क्या है कि नचिकेता और यम से संबंधित है, इसमें संबंधों का बताया गया इसमें। तो इसका तीसरा ठीक है। इसका चौथा होगा मुंडक का, सत्यमेव जयते। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। तो 1 2 3 4 ए वाला ठीक है, तो ए आंसर सही है इसका। चल, ये ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता था? अमित्रघात किसको कहा जाता था? अशोक को, बिंदुसार को, चंद्रगुप्त मौर्य को, बृहद्रथ को। तो बिंदुसार को कहा जाता था। इसका जो समय था ये 297 से लेके 273 ईसा पूर्व था।
तो इसको कहा जाता अमित्रघात कहा जाता था। शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात, शत्रुओं का हत्यारा, शत्रुओं का हत्यारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? तो एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई, भारतीय आकाश, भारतीयाकाश, भारतीय आकाश क्षेत्रिका, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको एक था एग्रोनोमोई कहा जाता था, एग्रोनोमोई। तो ठीक है, ए आंसर सही है 68 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया था? तो कौन था? 20 नगर अभिलेख जो था ये मध्य प्रदेश के विदिशा में अवस्थित है, और ये था भागभद्र का, डेमेट्रियस का, अग्निमित्र का और हेलियोडोरस का। तो हेलियोडोरस का था, डी आंसर सही है इसका। यह जो था एंटियालकीडास का यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत था ये। हेलियोडोरस था यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत। एंटियालकीडास का इंडो ग्रीक शासक था, उसी का राजदूत था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर के संबंध में सही है? उसकी राजधानी साकल में थी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्ह और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है। तो ठीक है, दोनों ही सही है, तो ए आंसर ठीक है इसका। ए ठीक है, दोनों ठीक है, क्योंकि मेनेंडर, मिलिंद, मिंद्रेसा, इसको कुछ भी कहते थे, तो दोनों ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुषाण वंश के बारे में बताना है। कुषाण वंश के निम्नलिखित शासक में किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया था? तो वो कौन था माहेश्वर घोषित करने वाला? कुजूल कटफिसेस, कनिष्क, विम्न कटफिसेस, वासुदेव द्वितीय। तो कौन था? तो विन कटफिसेस जो था, विम कटफिसेस, इसने ही अपने आप को माहेश्वर घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो नासिक अभिलेख इसमें प्राकृत में है, यूनानी में, अमराइक में, संस्कृत में, तो प्राकृत भाषा में है। तो ए सही है इसका, इसका सी था, इसका ए सही है। 72 का ए सही है, 71 का सी सही है। तो इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो संगम युग में भूमि विभाजन, दूसरी सूची में लिखा भूमि के प्रकार। तो कुरिंजी, पाले, मुल्लाई, नेथल। तो मरुस्थल, पहाड़ी रास्ते, चारागाह, तटीय। तो इसमें बताना है कि कौन था। तो जो कुरुंजी था वो पहाड़ी भूमि थी। नील कुरुंजी जैसे अभी फूल फूलता है 12 वर्षों में एक बार, तो उसी के अनुसार अगर आप मिलाओ तो पहाड़ी रास्ते हो जाएगा। तो एक का दूसरा हो जाएगा, एक का दो, एक का दूसरा हो गया। अब पाले, तो पाले का क्या था? रेगिस्तान था, मतलब पाले का। तो मरुस्थल था, तो एक हो जाएगा। तो 2-1 किसमें है? 2-1, तो बी आंसर तो ठीक हो गया इसका कि बी होगा। और मुल्लाई का क्या है? जो मुलाई था देहाती भूमि थी, मुल्लाई मतलब देहाती भूमि थी, जिसे क्या कहते थे? सी का कौन? सी का तीसरा हो जाएगा ना, तो चारागाह कहते थे इसको। तीसरा हो गया चारागाह। नेथल का था तटीय, तो चौथा हो जाएगा इसका। तो बी आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के छोटे से क्वेश्चन पूछ लेता है जो घालमेल हो जाता है। तो समझ लीजिए कि नदी किनारे, सबसे किनारे था तो मछली होगा, इस तरह से याद कर ले सकते हैं आप। तो पांडे का मछली, बाघ, धनुष, शेर दिया हुआ है, तो पांडे का था मछली। तो ये आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में श्रेणी या श्रेणी क्या थे? तो 75 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या थे ये। तो इससे पहले आप देख लीजिए चोल चेयर के बारे में देख लीजिए कि जो
चोल थे उनका जो था। पांडे का तो मछली हो गया, पांडे क्या हो गया, मछली। चोल का था जो, चोल का था बाघ, और चेर का जो था धनुष था। ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में जो श्रेणी थे उनको क्या कहते थे? तो 75 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या कहते थे? व्यापारियों का एक समूह था, तो सी आंसर सही होगा इसका। निम्नलिखित कथनों में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, तो वो कौन था? 76 नंबर क्वेश्चन बताइए कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, वो कौन सा इतिहासकार था? तो 76 का कौन सा होगा? तो जॉन मैल्कम, जेम्स मिल, फ्रांसिस ड्रेक, बी एम स्मिथ। तो जो बी एम स्मिथ थे उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो डी आंसर सही है इसका। 77 नंबर का क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बरामीर द्वारा लिखी गई थी? तो ये इसके बारे में हमने बताया आपको कि बरामीर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो पंच सिद्धांतिका, प्राकृत प्रकाश, शिल्प शास्त्र, मंत्र शास्त्र, जो पंच सिद्धांतिका है ये बरामीर की बुक है। तो इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार पूछता है एग्जामों में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन, अजंता के गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बनाए गए थे? तो संरक्षक पहले पूछा था और राजा ये पूछ लिया, तो एक स्टेप आगे जा चुका है। तो 78 का बताइए कौन था? तो दक्कन के जो वाकाटक थे उसमें कौन सा राजा था? तो बिंद शक्ति था कि प्रवर सेन था, हरिसेन था, रुद्रसेन प्रथम था। तो हरिसेन था इसका। इसी के संरक्षण में अजंता के गुफाओं में शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्यों का जो विकास हुआ था, बने थे। तो हरिसेन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। तो बताना है सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, ग्राम थी। इसके ऊपर क्या था? विथि था, विथि। इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर था विषय, और उसके ऊपर था भुक्ति। तो नीचे से बताना था, एक हो गया, सॉरी दो हो गया, चार हो गया, तीन हो गया, और एक हो गया। तो ए वाला इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री थे? तो इम्पोर्टेंट कुछ यह क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने एक वीडियो में बता चुका है। जो बुक वाली प्राचीन भारत की बुक वाली जो बुक है वो वीडियो है, उसमें हमने बताया है आपको कि बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले खगोल शास्त्री कौन थे। तो बताइए कौन थे वो? बरामीर थे, आर्यभट्ट थे, ब्रह्मागुप्त थे, और भास्कर द्वितीय थे। तो आर्यभट्ट थे, बी इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? 16 महाजनपदों में कौन सा एक नहीं है? कि गांधार, कंबोज, पांचाल, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी नहीं था, ये ठीक है। डी इसका है, कौशाम्बी नहीं था। मत्स्य था वो, ये उसकी राजधानी थी कौशाम्बी, वो मत्स्य नाम था उसका। तो डी सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो महाजनपद में अधिकारी और संबंध कार्य क्या थे उनके? तो व्यवहारिक क्या था? सर्वाथक क्या था? सरा सर्वाथक। गणक क्या था? भागदूध क्या था? ये पूछता है, इसको याद रखिएगा, तीनों पूछता है। तो 82 का बताइए कौन सा सही है। 82 का कौन सा ठीक है? तो व्यवहारिक जो था वो न्याय का कार्य करता था, दो हो गया। और सार्थक जो था, जो सार्थक था वो सामान्य मामले देखता था, तो एक हो गया। तो दो एक। जो गणक था, गणक जो था वो मुख्य लेखाकार था, चार हो गया। और ये तीन हो गया, भाग का संग्रह करता, भागदूध भाग का संग्रह करता था,
2143, बी वाला आंसर सही है 2143। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तेलुगु कृति अमुग्य अमुक्त माल्यदा अमुक्त अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको तो याद ही रखिए कि आप कृष्णदेवराय हैं इसके। डी इसका आंसर सही है। अमुक्ता माल्यदा के लेखक थे। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से मिली है? पांड, चेल, चोल, पाल से। तो चोल से मिली है, तो सी इसका सही आंसर होगा 84 का। इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बता रहा हूँ कि बुकें रिपीट करती हैं, याद रखिएगा इसको। कौन सा लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा? तो बाणभट्ट थे पुष्यपुत्र वंश के जो शासक हर्षवर्धन थे, उसके दरबारी लेखक थे। तो हर्षचरित एवं जो पर्वती परिणय के रचयिता बाणभट्ट थे। बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, तो दूसरा ठीक है, दूसरा लिखा गया है। जहाँ दो ने उसको काट दो, बचा 1 2 1 2 3, तो हर्षचरित इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो 1 और 2 उसका सही है, तो डी आंसर सही है इसका। जो पार्वती परिणय लिखा हुआ है वो, और हर्षचरित इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला, अजमेर में कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय जाता है। तो अजमेर में नहीं है, दिल्ली में है, याद रखिए इसको। तो पहला गलत हो गया। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, ये ठीक है, उन्होंने ही प्रारंभ किया था। उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ठीक है। हसन निजामी और फखरुद्दीन के उनके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे, तो ये भी ठीक है। तो बस यही नहीं है संबंधित, अजमेर में नहीं है, दिल्ली में जो मस्जिद का निर्माण उन्होंने कराया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एकता प्रणाली के बारे में पूछ रहे हैं। यह कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी। दूसरा हो गया, इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे। कौन सा सही नहीं बता रहा है? इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की। ये ठीक है, पहला तो ठीक है इसका। डी ठीक है, ये भी ठीक है। और एक कृषि पर लगाया था, ये वंशानुगत के प्रावधान थे इसमें, ये गलत है। तो इल्तुतमिश ने इसे प्रारंभ किया था, अपने जो क्षेत्र थे उसको इक्तों में विभाजित कर दिया था। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली भी प्रारंभ की, जो कर कृषि की एक प्रथा थी। एकता प्रणाली के अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र का राजस्व दिया जाता था, तो ठीक है सभी। वंशानुगत नहीं था, ये बात गलत है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, खजरी खां था, आलम खां था। तो खिज्र खां था इसका संस्थापक जो था। सी आंसर सही है इसका, सैयद वंश का खिज्र खां। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए, तो कौन सा सही है बताना है। वह नक्शबंदियों सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के अनुयायी था। तो इसका जो पहला ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1527 में 1528 में हुआ था। बाबर और मालवा राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, ये भी ठीक है। तो इसमें केवल एक सही है, ए वाला। 1528 में था, 27 में नहीं था। जो 27 में था वो खानवा का युद्ध लड़ा गया था फतेहपुर सीकरी के समीप, जिसमें राणा सांगा थे और बाबर था।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है बताना है 90 का। तो हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद एवं ईसा खां मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो लाहौर में नहीं है, दिल्ली में करवाया था। तो ये भी पहला ही गलत हो गया इसका, लाहौर में दिल्ली में करवाया था। शेर शाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर है। तो ये भी ठीक है, रोहतास किला जो था पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को धरोहर है। शेर शाह सूरी के समय मौजा प्रशासन का निम्नतम स्तर था। तो मौजा प्रशासन निम्नतम, सही बात है। हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में बनवाया गया था और 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया, भी ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा 90 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि थॉमस रो उनके दरबार में आने वाला पहले अंग्रेजी थे। तो क्या उसके दरबार में थॉमस रो आया था अकबर के? ये कथन सही नहीं है, पहला गलत है। उसका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा का अभियान था। तो गोलकुंडा का अभियान नहीं किए थे, गोलकुंडा का अभियान औरंगजेब किया था। तो ये गलत हो गया, तो दोनों गलत है, डी, ना तो एक ना तो दो। तो 91 नंबर का देख लेते हैं। तो अकबर के थॉमस रो नहीं था, वो राल्फ फिच था, राल्फ फिच, जो अकबर के दरबार में आया था। तो गलत हो गया ये। जो असीरगढ़ का खानदेश जो था 1601 में खानदेश का वो किया था अकबर, खानदेश था अंतिम अभियान उसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बकिया नवीस, दरोगाए डाक, मुकद्दम, मुतसद्दी। पूछ रहा है कि कौन किसे सुमेलित है, सुमेलित करवाना है। तो बताइए सुमेलित कौन सा है? तो 92 का बताइए। तो जो बकिया नवीस था वो समाचार वितरण करने वाला व्यक्ति था। तो चौथा हो गया बकिया नवीस, तो चौथा हो गया 4। दरोगाए डाक जो था वो संचार का माध्यम व्यवस्थित करता था। तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? जो मुकद्दम था, मुकद्दम क्या करता था? ग्राम का मुखिया था। तो एक हो गया। और जो मुतसद्दी था, मुतसद्दी बंदरगाह का गवर्नर था। 3 हो गया। 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो बी वाला सही आंसर है इसका, 4 2 1 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो ध्यान दीजिए। तो अकबर ने 10 साला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, तो ठीक है। छाछर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, तो यही गलत है। 3 या 4 वर्ष में एक बार छाछर खेती भी कृषि की जाती, 3 वर्ष या 4 वर्ष में एक बार खेती की जाती थी, तो ये गलत है। अकबर ने किसान के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, तो ये भी ठीक है। बटाई या गल्ला बख्शी भू राजस्व मूल्यांकन प्रणाली में एक थी, तो ये भी ठीक है। तो चाचर भूमि के बारे में गलत था इसमें, तो बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गोविंद देव मंदिर नासिक में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, इतामदुल्ला का मकबरा आगरा, पंचमहल फतेहपुर सीकरी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गोविंद देव मंदिर जो है वो नासिक में नहीं है, ये वृंदावन में है। तो ये पहला गलत हो गया और बाकी सब ठीक है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, इताबुद्दौला का मकबरा आगरा में है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। तो ए आंसर सही है इसका, कि यही सही सुमेलित नहीं है। गोविंद देव मंदिर जो है नासिक में, ये सही नहीं है, ये वृंदावन में है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करवाया था या किया था? कौन था वो जो फारसी में बाबरनामा का अनुवाद किया था? तो दिया हुआ है इसमें, निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा? फैज़ी था, अब्दुल फजल था, अबुल फजल था, अब्दुल रहीम खाने खाना था, मिर्जा अजीज कोका था। तो कौन था इसमें? तो 95 का कौन था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना था। तो सी आंसर सही है इसका, अब्दुल रहीम खाने खाना,
जो बैरम खां का पुत्र था, जिसने बाबा नामा का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेवराय के शासन के दौरान भारत आया। फ्रेंकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों को कैंप टाउन के रूप में वर्णित किया। तो 96 का बताना है कौन सा सही है। तो 96 का देख लीजिए कौन सा सही है। तो जो डेमिंगो पेस था पुर्तगाली था, उसने कृष्णदेवराय के शासन में आया था, ये बात ठीक है, पहला सही है। जो वर्नियर था ने मुगल शहरों को कैप टाउन के रूप में वर्णित किया था, ये भी ठीक है। तो इसका दोनों सही है, तो दोनों किसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, सूफीवाद में सूहर का अर्थ क्या था। तो सूहर का अर्थ सूफीवाद में बताना है क्या था। भय का प्रतीक, गरीबी, मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पण, सहिष्णुता का पालन करना। तो डी वाला आंसर सही है इसका, सहिष्णुता का पालन करना था, डी आंसर सही है। तो सूफी में ये था। इंपॉर्टेंट है, इस तरह की शब्दावलियाँ पूछता है वो, तो और शब्दावली देख लेते हैं। तो और शब्दावली में जैसे सूफी का मतलब होता है पीर, मुरीद या संत। मुरीद मतलब होता है अनुयायी। सूफी मत या पीर, सूफी को पीर भी कहते हैं, मुर्शीद भी कहते हैं और संत भी कहते हैं। मुरीद का मतलब होता है अनुयायी। जिक्र का मतलब भगवान के नाम का पाठ। जुलाद का मतलब है दयालुता। फ़क्र का मतलब है गरीबी। सूहर का मतलब सहिष्णुता का पालन करना। सूकर का मतलब होता है दायित्व स्वीकार करना। खौफ का मतलब होता है भय का प्रतीक। रिजा मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए समर्पण। और जियारत का मतलब होता है कब्र पर जाने की प्रथा, जियारत। तो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा निम्नलिखित में सही क्रम है। तो बताना है कौन सा निम्नलिखित में सही क्रम है। तो मौजा, परगना, तरफ, ढम, प्रांत और प्रांत। तो ये दिया हुआ है, बताइए कौन सा है इसमें सही। तो सबसे पहले आता था मौजा, प्रांत आता था, फिर आता तरफ, तरफ ढम प्रांत, फिर आता था परगना, फिर मौजा। तो ए इसका सही आंसर है। मोदी मोडी मोडी जो मोदी जो लिपि का उपयोग निम्नलिखित में से दस्तावेज में किया जाता था। वायडार में, मराठा में, जोमोरिन में, होयसल में। तो 99 का आंसर बताइए कौन सा है। जो 99 का जो आंसर है वो है मराठा। मराठा में मोडी लिपि का यूज किया जाता था। ठीक है, मराठा था इसमें, मराठा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दर्शन से सही सुमिलित नहीं है। सही सुमिलित नहीं है बताना है। तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद, ये तो ठीक है। रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद, ये भी ठीक है। निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैत, ये भी ठीक है। वल्लभाचार्य का गड़बड़ है, क्योंकि वल्लभाचार्य का जो था शुद्ध द्वैतावाद था, द्वैत नहीं है, शुद्ध द्वैतावाद था, शुद्ध द्वैतावाद था। तो डी आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 101 नंबर क्वेश्चन है इसको छोड़ देते हैं, इसमें लगभग मुझे सारा गलत लग रहा है। तो अब 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे, कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पिंडारी युद्ध, आरकूट का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो इसको बताना है। तो पिंडारी युद्ध कब हुआ था इसके बारे में बताइए। पिंडारी युद्ध है 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। पिंडारियों के युद्ध एक मूवी बनी है सलमान खान की, कौन सी मूवी का नाम है, युवराज नाम है मूवी का, क्या नाम है, बढ़िया मूवी है। उसमें दिखाया पिंडारी कैसे क्या करके लड़ते हैं। आरकोट का युद्ध कब हुआ था। तो आरकोट का युद्ध हुआ था 1751 में।
प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1740 48 के बीच हुआ था। 1757 में हुआ था ये प्लासी। तो सबसे पहले कौन हुआ? तो प्रथम कर्नाटक वार चौथा सबसे पहले हुआ था। तो इसका ए या डी में से सही होगा कोई भी। सबसे लास्ट में कौन था? 1818 पिंडारी युद्ध। तो एक एक इसमें है, दो इसमें है, तो ये गलत हो गया। तो ए इसका सही आंसर है। 103 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सत्य बताना है? तो गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी जिसे अमृतसर कहा गया। तो सत्य पूछा तो ये सत्य नहीं है। गुरु अंगद ने सामुदायिक रसोई या लंगर की शुल्क पेश किया, तो ये भी गलत है। गुरु अर्जुन देव ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया, ये भी गलत है। हरगोविंद सिंह ने सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की, तो यही ठीक है, डी सही है इसका। डी इसका सही आंसर है। तो लंगर प्रथा जो थी गुरु नानक ने दी थी, इसलिए वो गलत है। और ये जो चक रामदास थे, ये गुरु रामदास द्वारा बनाया गया था, आधारशिला रखी थी। और गुरु अर्जुन देव पंजाबी भाषा गुरुमुखी मानकृत किया था, तो ये गुरु वो नहीं थे, ये थे गुरु अर्जुन देव ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का मानकृत और लोकप्रिय बनाया। तो गुरुमुखी को लोकप्रिय बनाने में गुरु अंगद का हाथ था, इसलिए सी गलत है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ए नौबत शिवाजी के शासन में सर ए नौबत था, कौन था बताना है। तो सर ए नौबत था सैन्य कमांडर, सैन्य कमांडर था। 104 का ए आंसर सही होगा, इसका डी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया? तो हैदराबाद दिया हुआ है, अवध, मैसूर और बंगाल दिया हुआ है। तो इसका आंसर मैसूर है। तो जब मुगल साम्राज्य के पतन होने लगा तो तीन तरह की व्यापक श्रेणियां उभर के आए राज्यों की, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य थे, जिसमें साम्राज्य से अलग होकर राज्य में बदल गए थे, जैसे कि अवध था, बंगाल था, हैदराबाद था, ये उत्तराधिकारी राज्य थे। स्वतंत्र राज्य दूसरा जो श्रेणी थी स्वतंत्र राज्य की थी। ये राज्य मुख्य रूप से प्रांतों पर मुगल नियंत्रण की अस्थिरता के कारण अस्तित्व में आए थे, जैसे मैसूर था। राजपूत राज्य एवं स्वतंत्र राज्य थे, जैसे मैसूर था, राजपूत राज्य थे, ये स्वतंत्र राज्य थे। फिर नवीन राज्य जो बने थे उसके जो विद्रोह द्वारा स्थापित किए गए थे, इसमें मराठा था, सिख था, जाट राज्य था, ये लोग आते थे। तीन श्रेणियाँ थी, उत्तराधिकार राज्य, स्वतंत्र राज्य और नवीन राज्य। तो स्वतंत्र राज्य में मैसूर था और राजपूत राज्य था, तो इसीलिए मैसूर गलत है इसमें। उत्तराधिकार में बस अवध था, बंगाल था और हैदराबाद था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 7 नंबर, अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बुरहान निजाम शाह प्रथम, बुरहान निजाम शाह प्रथम, दोनों एक ही ऑप्शन हो गया है। मुकम्मल खान, मलिक अहमद शाह बाहरी। तो ये मलिक अहमद शाह बाहरी ने वो किया था, स्थापना की थी अहमद सल्तनत की। तो डी सही है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नागालपुरम का संस्थापक कौन था? नागालपुरम का संस्थापक कौन था? तो कृष्ण देवराय, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। कृष्ण देवराय था, आंसर ए सही है इसका। तुलु वंश का शासक था, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था कृष्ण देवराय। ये बार पूछता है कृष्ण देवराय किस वंश का शासक था, तो तुलु वंश का था, याद रखिएगा। उसके शासन की विशेषता में ये थी कि वो विस्तार किया और सुदृढ़ीकरण किया, उसका कंसोलिडेशन किया था अपने उसका, और बहुत अच्छे मंदिर वंदिर बनाए थे। और अपनी माँ के नाम पे विजयनगर के पास एक नागालापुरम नामक एक उप टाउन या टाउनशिप का डेवलपमेंट किया था, तो वही नागालापुरम जो है अपनी माँ के नाम पे रखा था ये। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
गोलकुंडा सल्तनत के बारे में किस राजवंश का शासन था? गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में किस राजवंश का शासन था, ये बताना है। तो आदिल शाही राजवंश, कुतुब शाही राजवंश, निजाम शाही और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस पे था कुतुब शाही राजवंश का शासन था राजवंश का। 109 का बी होगा आंसर, कुतुब शाही। 110वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बहमनी साम्राज्य के बारे में बताना है कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया। दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वेधशाला की स्थापना करवाई गई। तो दोनों सही है, तो ए इसका आंसर सही है, दोनों ही ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप के प्रथम उपविजेता रहा? तो प्रथम उपविजेता हॉकी देश कौन था? जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान। तो बेल्जियम था, बी आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ? शिलांग में है, गुवाहाटी में है, दिसपुर में है, कोहिमा में है। तो ये शिलांग में स्थापित किया गया है, तो ए आंसर सही होगा इसका। भारत के 18वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसके बन गए हैं कौशत्य चटर्जी। तो इसका आंसर सी होगा, सी है कौशत्य चटर्जी। अच्छा, 114 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार कीजिए। मुलायम सिंह यादव, श्रीनिवास वर्धन, श्री जाकिर हुसैन। पद्म विभूषण से सम्मानित किसको किसको किया गया है? 114वें का आंसर बताना है। 2023 में पद्म विभूषण कौन कौन पाया था? तो सभी ने पाया था, तीनों लोगों ने पाया था पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण में कौन कौन थे? तो श्री बालाकृष्ण दोषी थे, श्री जाकिर हुसैन थे, श्री M.S. कृष्णा थे, दिलीप महालनोबिस थे जो चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के थे, उनको मिला था। श्रीनिवास वर्धन थे विज्ञान के क्षेत्र में, और मुलायम सिंह यादव थे सार्वजनिक मामलों के में। तो डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है? ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल में, तमिलनाडु में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है केरल में, तो ए आंसर सही है इसका। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार। तो वाराणसी में किया है, बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है? 117 नंबर क्वेश्चन बताइए। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है तो कौन सा है? गोवा, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु। तो केरल है, ये सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था? वो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर। तो इंदौर में किया गया था, ए आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो संचालन प्रारंभ किया गया है? हुगली, गंगा, नर्मदा, अडयार। तो हुगली में किया गया है, ए ठीक है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है कहाँ पे? कहाँ पे किया गया भैया? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया, डी आंसर सही है। तमु लोसर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तमु लोसर। 121 नंबर क्वेश्चन। नेपाली, मणिपुरी, नागा, मिजो। तो नेपाली द्वारा मनाया जाता है, ए आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? 122वें का कौन सा है? कोट्टम, मदुरै, इम्फाल, कोल्लम। तो कोल्लम बन गया है संविधान साक्षर राज्य, मतलब राज्य नहीं, जिला। इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाली हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कटक में, भुवनेश्वर में, राउरकेला में, चेन्नई में। तो ये राउरकेला में किया गया है, सी आंसर सही है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जिसका नाम है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया है? तो कौन से बताइए। तो वो है हैदराबाद है कि विशाखापत्तनम है, अमरावती है, कुर्नूल है। तो कौन सा है?
बताइए जल्दी। विशाखापत्तनम में, बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? वो कौन सा देश है? क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है, कोसोवा है? तो क्रोएशिया है, तो ए आंसर सही है इसका। 126 हाल ही में मिसाइल पृथ्वी 2 खबरों में थी। यह है क्या है भाई? 126वां कौन सा है? सतह सतह मार करने वाली मिसाइल है, हवा से हवा सतह पे मार करने वाली है, सतह से हवा मार करने वाली है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, तो ए आंसर सही है इसका। वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया था? तो 127वें का आंसर बताइए। उत्तर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटू नाटू गीत का गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो एम कीरवानी है, तो ये इसका आंसर चाहिए, याद रखिएगा। चंद्रबोस नहीं है, राहुल सिंह नहीं है, राजामौली नहीं है। एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा शतक बनाने वाला एक दिवसीय क्रिकेट में इतिहास में कौन दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन गया है? तो कौन सा बना है भैया? ईशान किशन, शुभम गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़। तो शुभम गिल बन गए हैं, बी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो वो कौन है भैया? रिकी केज, ए आर रहमान, इलैयाराजा, एम कीरवानी। तो ए है रिकी केज, जो है वो तीसरी बार अपना ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला महोत्सव से संबंधित है? कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद। तो कौन सा है? तो इसका मुंबई में है काला घोड़ा काला महोत्सव, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम, साज जंग, कल्याण वर्मा, संदेश कदूर। कौन है भैया? संदेश कौन है ये? कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है, तो ये ठीक है। 133 का देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP 2023 भारत में का स्थान कौन सा है? तो 133वें का 40वां है, 42वां है, 43वां, 44वां। तो 42वां स्थान है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? वो कौन है? तो अजय बांगा है, अमित कुमार बागाची हैं, विवेक देवराव हैं, रघुराम राजन है। तो अजय बांगा है, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र कौन सुमेलित नहीं है? बताना है। सुमेलित नहीं है, याद रखिए। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो कनक रेले जो हैं मोहिनीअट्टम से हैं, तो ठीक है। जिसविन एंड्रियल कौन से हैं? लॉन्ग जंपर हैं, तो ये भी ठीक है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो है भारतीय खेल निशानेबाजी से संबंधित हैं, तो ये भी ठीक है। रचित रविंद्रन शतरंज से नहीं, क्रिकेट से हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विघ्नेश एनआर खिलाड़ी हैं, कौन से हैं भाई? हॉकी से हैं, क्रिकेट से हैं, शतरंज से हैं, फुटबॉल से हैं। तो शतरंज से हैं, सी सही है। 137वें के देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है? इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विक्ट्री सिटी किसने लिखा है? अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, किरण देसाई, सलमान रुश्दी। तो किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। कंट्रोवर्सी वाले हैं मगर लिखते रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट हैं ये। फरवरी 2023 में प्रकाशित हुई थी इनकी बुक ये। यायात्सो झील हाल ही में चर्चा में रही है, अवस्थित है कहाँ? अवस्थित है लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है, ये सही आंसर है, इसका डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस फिल्म ने 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, द बंसीज ऑफ इनिसेरिन, द बंसीज ऑफ इनिसेरिन,
एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एल्विस। तो कौन सा है? तो ये है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो ए आंसर था वापटा अवार्ड जीतने वाली। अगला, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग सीएम बने हैं अमिताभ कांत, रविकांत, बीबी आर सुब्रमण्यम, रजदीप सरदेसाई। तो सुब्रमण्यम जी बने हैं इसके, तो सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई? तो 2023 की रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो बताइए। सौराष्ट्र ने जीती, कर्नाटक, बंगाल, मध्य प्रदेश। किसने जीती? सौराष्ट्र ने जीती थी, ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? तो क्या था भैया? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एकीकृत दृष्टिकोण, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, विज्ञान में महिलाएं, एसटीआई का भविष्य, शिक्षा, कौशल एवं कार्य का प्रभाव। तो कौन सा था? तो बी आंसर था इसका, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। बी आंसर सही है। 142 का 143 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक विकास CSOCD के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? गौरव अहलूवालिया, प्रतिभा पारकर, रुचिरा कंबोज, दिनेश भाटिया। किसने की थी भैया? रुचिरा कंबोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 1 साल पहले पुराना हो गया है ये, और पीसीएस का एग्जाम भी पता नहीं कब होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर अब चाहें तो वन लाइनर में देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसीलिए इसका डिस्कस बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? 2023 का है ये, 2024 में हो चुका है ये। तो 145 का कौन सा क्वेश्चन सही है? तो 144 का बताइए। एन जोकोविच, स्टेफानोस सितसिपास, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज। तो किसने जीता है? तो जोकोविच ने जीता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? लद्दाख, कोहिमा, दीमापुर, रियासी। तो रियासी क्षेत्र में पाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? बताइए कौन सा नया नाम है भैया? अमृत उद्यान, नवीन उद्यान, गिरी उद्यान, वाराम वाटिका। तो अमृत उद्यान, ये सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 147, भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन मैत्री। तो कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, सी आंसर सही है। इसका मिलान करा देगा, ढेर सारा है ऑपरेशन है, सबका मिलान करा देगा, तो इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना का अभियान था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया है? बढ़िया क्वेश्चन है। अमित कुमार बागची, मेघनाद देसाई, सुमन बेरी, सुगाता बोस। तो बी आंसर सही है इसका, मेघनाद देसाई। बी आंसर सही है 148वें का। 149वां देख लेते हैं। तर्कस अभ्यास निम्नलिखित में से किसके बीच आयोजित किया जाता है? बताइए भैया, तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है? तर्कस अभ्यास भारतीय तटरक्षक ICG तथा अमेरिकी विशेष अभियान बल SOF के द्वारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद NSG तथा अमेरिकी विशेष अभियान दल SOF द्वारा। तो ये बी सही है इसका, इंडिया और USA के सुरक्षा गार्डों के द्वारा किया जाता है। 150 से विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे 2023 का थीम क्या था? इसका थीम था वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो ये सही है। तो इसमें करंट अफेयर्स बहुत पुराना है, तो इसको अगर आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।